नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ द एसाइल कोएंजाइम ए। एसाइल कोएंजाइम ए एक्चुअली हमारे पास फर्स्ट स्टेप ड्यूरिंग द एक्टिवेशन स्टेप इन द साइटोसोल बना था और अब ये मूव करेगा फॉर द बीटा ऑक्सीडेशन इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। सो ट्रांसपोर्ट को देखते हैं, ट्रांसपोर्ट किस तरह से होती है। ट्रांसपोर्ट में हमारे पास एक्चुअली 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। इससे पहले ट्रांसपोर्ट वाले स्टेप्स को डिस्कस करने पहले हम थोड़ा जो है माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं कि जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन है ये जो है ना इस तरह से डायरेक्टली नहीं हो सकती, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है ये इम्परमिएबल होती है फैटी एसिड के लिए। तो ये हमारे पास एक कैरियर सिस्टम के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होती है। कैरियर सिस्टम जैसे हम कोई भी वो जो कैरियर प्रोटीन्स हम पढ़ते थे, कैरियर प्रोटीन जो है वो एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस करते थे, तो मॉलिक्यूल्स को इनसाइड कैरी करते थे और आउटसाइड कैरी करते थे। जस्ट लाइक दैट ये भी कैरियर सिस्टम है जो कि साइटोसोल से एसाइल कोएंजाइम ए को माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट करता है। सो ट्रांसपोर्ट में हम माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है इनर मेम्ब्रेन इम्परमीबल होती है फैटी एसिड के लिए, तो इसके लिए हमारे पास कैरियर सिस्टम होता है। कैरियर सिस्टम जस्ट लाइक दी प्रोटीन कैरियर मीडिया वो जो हम ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इनटू द सेल और आउटसाइड द सेल पढ़ते थे कि कैरियर मीडिएटेड सिस्टम के ज़रिए होता है, तो इसमें भी हमारे पास कैरियर सिस्टम होता है, दैट इज़ द कार्निटीन कैरियर सिस्टम और द कार्निटीन शटल। कार्निटीन कैरियर सिस्टम क्या करता है, असाइल कोएंजाइम को साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट करता है। कार्निटीन पाल्मिटॉल ट्रांसफरेज एंजाइम्स भी होते हैं जो कि असाइल ग्रुप को कार्निटीन असाइल कोएंजाइम ए में से असाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र करते हैं टू द कार्निटीन फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो हमारे पास क्या होता है, कार्निटीन ट्रांसफरेजेस 2 तरह के होते हैं, CPT1 कार्निटीन पाल्मिटॉल ट्रांसफरेज 1 एंड CPT2। तो जो कार्निटीन पाल्मिटॉल ट्रांसफरेज 1 है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर होता है, जबकि CPT2 जो है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पर होता है। कार्निटीन पाल्मिटॉल ट्रांसफरेज 1 जो है ये आगे स्टेप्स में हम मूव करते हुए पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम ट्रांसपोर्ट को स्टार्ट करते हैं कि ट्रांसपोर्ट एक्चुअली किस तरह से होती है और इसमें कौन से स्टेप्स होते हैं। तो असाइल कोएंजाइम ए साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट होता है इन द 4 स्टेप्स। असाइल कोएंजाइम ए कार्निटीन कैरियर सिस्टम के ज़रिए होता है, कार्निटीन कैरियर सिस्टम या फिर कार्निटीन शटल। और ओके, तो हमारे पास एसाइल कोएंजाइम ए का जो एसाइल ग्रुप होता है ये एक्चुअली कार्निटीन फर्स्ट स्टेप में कार्निटीन के साथ अटैच हो जाता है, और ये अटैचमेंट या ट्रांसफरिंग किस एंजाइम के थ्रू होती है, कार्निटीन पाल्मिटॉल ट्रांसफरेज 1 CPT1। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर एंजाइम होता है, और ये एंजाइम असाइल कोएंजाइम में से असाइल ग्रुप को कैरी कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है कार्निटीन के साथ। कार्निटीन के साथ जब ये अटैच हो जाता है फर्स्ट स्टेप में, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास कार्निटीन एसाइल कार्निटीन बन जाता है। एसाइल कार्निटीन जो है मेम्ब्रेन से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एसाइल कार्निटीन मूव करेगा। तो कार्निटीन पाल्मिटॉल ट्रांसफरेज 1 CPT2 जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पर होता है, ये जो है असाइल ग्रुप को कार्निटीन में से रिमूव कर देगा और हमें सिर्फ मिल जाएगा असाइल ग्रुप। कार्निटीन एक्चुअली जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए था, तो कार्निटीन दोबारा से साइटोसोल में चला जाएगा, जबकि असाइल ग्रुप जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आ जाएगा। तो इससे पहले हमने देखा कि कोएंजाइम्स ए के हमारे पास 2 तरह के पुल्स होते हैं सेल्स में, एक है साइटोसोलिक एंड द नेक्स्ट वन इज़ द माइटोकॉन्ड्रियल। तो जो पहले जो था साइटोसोलिक कोएंजाइम इसके साथ अटैच था, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वो रिमूव हो गया, अब माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये आ चुका है, तो असाइल के साथ अपना कोएंजाइम ए अटैच हो जाएगा जो कि माइटोकॉन्ड्रियल कोएंजाइम ए होगा, तो ये दोबारा से बन जाएगा असाइल कोएंजाइम ए। तो हमारे पास कोएंजाइम ए की 2 टाइप्स है, माइटोकॉन्ड्रियल एंड साइटोसोलिक। ओके, तो अब हम थोड़ा से इसको कॉल बैक करते हैं।
ट्रांसपोर्टेशन सबसे पहले बीटा ऑक्सीडेशन को हमने स्टार्ट किया। बीटा ऑक्सीडेशन के फैटी एसिड एक्टिवेशन थी। फैटी एसिड एक्टिवेशन जो है कितने स्टेप्स में थी? 2 स्टेप्स में थी। वो एटीपी डिपेंडेंट थी और इरिवर्सिबल स्टेप था जिसमें एटीपी यूटिलाइज हो रही थी। नेक्स्ट जो है वो हमें अचीव हो गया था असाइल कोएंजाइम ए। असाइल कोएंजाइम ए जो है मेम्ब्रेन में से पास नहीं हो सकता था, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में से इम्परमिएबल था, तो इसके लिए कार्निटीन कैरियर सिस्टम यूटिलाइज हुआ जो कि उसको कैरी किया कर रहा था और माइटोकॉन्ड्रिया तक ले आया। तो माइटोकॉन्ड्रिया तक जब ले आया, दैट वाज द ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास जो है वो सेकंड स्टेप था और सेकंड स्टेप में 4 स्टेजेस थी उसकी। और 4 स्टेप्स में क्या हुआ कि असाइल ग्रुप उसके साथ अटैच हुआ और फिर वो इनसाइड चला गया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और मैट्रिक्स में जाने के बाद कार्निटीन वहाँ से रिमूव हो गया CPT2 के ज़रिए, कार्निटीन पाल्मिटोल ट्रांसफरेज 2 के ज़रिए, और साइटोसोल कार्निटीन दोबारा से साइटोसोल में चला गया और असाइल ग्रुप के साथ कोएंजाइम ए अटैच हो गया। दैट वाज द 4th स्टेप। ओके, अब हम देखेंगे कि इनहिबिटर ऑफ कार्निटीन शटल। ये जो कार्निटीन सिस्टम होता है इसका इनहिबिटर क्या है? बॉडी में कोई भी स्टेप होता है तो उसका एक्टिवेटर और इनहिबिटर दोनों मौजूद होता है बॉडी में। तो इसका इनहिबिटर क्या है कार्निटीन शटल का? हमारे पास जो है कार्निटीन असाइल ट्रांसफरेज जो है CPT जो जिसको हम कहते हैं कार्निटीन पाल्मिटोल ट्रांसफरेज, ये इनहिबिट होता है बाय द मेलानोइल CoA। मेलानोइल CoA एक्चुअली क्या है? ये सबस्ट्रेट है जो कि फैटी एसिड सिंथेसिस के दौरान यूज़ होता है। तो जब हमारे पास फैटी एसिड की सिंथेसिस हो रही होती है तो उस दौरान क्या होता है? फैटी एसिड सिंथेसिस के दौरान मेलानोइल CoA यूज़ होता है और वो उस दौरान अबेंडेंट होता है। मेलानोइल CoA क्या होता है? अबेंडेंट में होता है। तो जो कार्निटीन पाल्मिटोल ट्रांसफरेज होता है वो चूँकि मेलानोइल CoA से इनहिबिट होता है, तो उस दौरान जिस दौरान जो है सिंथेसिस हो रही होगी उस दौरान क्या होगा? कार्निटीन शटल वर्क नहीं करेगा क्योंकि जो उसका एंजाइम है वो इससे इनहिबिट हुआ है उसकी हाई कंसंट्रेशन की वजह से। सो ड्यूरिंग द फैटी एसिड सिंथेसिस ऑक्सीडेशन का स्टेप जो है वो नहीं हो सकेगा ड्यू टू द इनहिबिशन ऑफ द असाइल कोएंजाइम बाय द मेलानोइल CoA. So it was about the transportation. So the next step we are going to is the beta oxidation process. So next step को start करते हैं बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर। पहले हमने 2 स्टेप्स पढ़े बीटा ऑक्सीडेशन के लिए, फैटी एसिड एक्टिवेशन दैट occurred in cytosol and the second was the transportation of the acyl coenzyme A into the mitochondria and the third step is the beta oxidation. ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हो चुकी एसाइल कोएंजाइम की। हमारा टारगेट जो है वो एक्चुअली में क्या है? एसाइल कोएंजाइम से एसिटाइल कोएंजाइम को अचीव करना क्या है? बीटा ऑक्सीडेशन में एक्चुअली हम किस चीज़ को अचीव करते हैं? एसिटाइल कोएंजाइम ए को। तो एसाइल हमारे पास आ गया है, अब हमने एसिटाइल को अचीव करना है। तो एसिटाइल एसाइल से एसिटाइल किस तरह से आएगा? ड्यूरिंग द बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और इसके लिए जो एंजाइम मशीनरी होती है दैट इज़ कॉल्ड फैटी एसिड ऑक्सीडेज सिस्टम। फैटी एसिड ऑक्सीडेज सिस्टम जो है वो इसके लिए मशीनरी है, एंजाइम मशीनरी। और ये किस तरह से होती है? ये एंजाइम मशीनरी 4 स्टेप्स में 4 रिएक्शंस को कैटालाइज करती है। तो ट्रांसपोर्टेशन की तरह इसके भी 4 स्टेजेस हैं और इसमें 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम्स यूज़ होते हैं। सो अब हम फर्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एसाइल कोएंजाइम ए है। फर्स्ट स्टेप उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के दौरान हमने FSC में पढ़ा हुआ है कि ऑक्सीडेशन के दौरान या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है या फिर एडिशन ऑफ ओनली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है एंड सेकंड जो है वो क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ऑक्सीडेशन में ये 3 स्टेप्स होते हैं, या तो ऑक्सीडेशन होती है ऑक्सीजन की एडिशन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सो ऑक्सीडेशन की तरफ मूव करते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द बीटा ऑक्सीडेशन। हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कौन सी चीज़ ट्रांसपोर्ट हुई? असाइल कोएंजाइम ए। असाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मूला देखते हैं। आर कोई भी CH3 ग्रुप हो सकता है, ये लंबी चेन हो सकती है जिस वजह से यहाँ पर आर लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल चेन जो है वो इतनी होती है असाइल कोएंजाइम ए की। मतलब किसी भी फैटी चेन में, फैटी एसिड की चेन में ये मौजूद होगा, यहाँ ये वाली चेन जो है वो उसमें मौजूद होगी और ये उसमें असाइल ग्रुप होता है।
सो जो फंक्शनल ग्रुप है वो ये है सी डबल बॉन्ड O और उसके साथ जो कार्बन है, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो है अल्फ़ा कार्बन और दूसरा है बीटा कार्बन। तो ऑक्सीडेशन के दौरान क्या होगा, एसाइल हमारे पास क्या है, असाइल कोएंजाइम ए है, तो इसके लिए एंजाइम कौन सा यूज़ होगा ऑक्सीडेशन के दौरान, असाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज। ओके, डिहाइड्रोजिनेज जैसे कि मैंने लास्ट स्टेप में बताया कि डिहाइड्रोजिनेज हमेशा क्या करता है, हाइड्रोजन की रिमूवल करता है। और ऑक्सीडेशन में हमने देखा कि ऑक्सीडेशन में या तो हाइड्रोजन की रिमूवल होती है या फिर ऑक्सीडेशन में पहला स्टेप क्या होता है, या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें हम हाइड्रोजन की रिमूवल कर रहे हैं, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। इस वजह से इसको ऑक्सीडेशन कहा गया है। और एंजाइम क्या है, डिहाइड्रोजनेस है। तो डिहाइड्रोजनेस एंजाइम क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है और अल्फ़ा और बीटा कार्बन के दरमियान से अल्फ़ा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करके CH2 जो है वो CH में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। सो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बन गया बाय द रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, ट्रांस एनोल कोएंजाइम ए। सो हमारे पास ऑक्सीडेशन में क्या हासिल हुआ, ट्रांस एनोल कोएंजाइम ए हमें हासिल हो गया। और इस दौरान जो है चूँकि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, जब भी हाइड्रोजन रिमूव होगा तो या तो NADH और दूसरा क्या हो सकता है, FADH2 की फॉर्मेशन होगी। तो इस ड्यूरिंग दी डिहाइड्रोजनेज यूटिलाइजेशन ये हमारे पास जो है सिंथेसिस होगी किसकी, यहाँ पर FADH2 टू की। और लास्ट स्टेप्स में किसकी हुई थी, NADH की या फिर NADPH की, एज अ रिज़ल्ट ऑफ यूजिंग डिहाइड्रोजनेज एंजाइम हमें हासिल होगा। ठीक है, तो इसमें हमें क्या हासिल हो रहा है, FAD कन्वर्ट हो रहा है FADH2 में, तो FADH2 में हासिल हो रहा है और ये FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर वहाँ पर यूटिलाइज होगा। सो इट वाज द बीटा ऑक्सीडेशन, फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन। Beta oxidation that is occurring in the mitochondria. First step was the oxidation. ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट रिज़ल्ट में हमें क्या प्रोडक्ट हासिल हुआ, दैट इज़ द ट्रांस एनोइल कोएंजाइम ए। और इसमें जो है डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन के दौरान जो है हमें हाइड्रोक्सल ग्रुप की एडिशन होगी। इसमें वाटर मॉलिक्यूल यूटिलाइज होगा और वाटर मॉलिक्यूल में से हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच हो जाएगा किसके साथ, बीटा कार्बन के साथ। ओके, सो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाएगा और हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच हो जाएगा और एज ए रिज़ल्ट हमें क्या हासिल होगा, बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम ए। चूँकि बीटा कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुआ है, सो इस वजह से इसको क्या कहेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम ए। थर्ड स्टेप की तरफ मूव करते हैं। थर्ड स्टेप अगेन हमारे पास ऑक्सीडेशन है और इसमें अगेन डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज़ होगा। बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम ए जो प्रोडक्ट है हम उसको लेंगे और इसके साथ नेक्स्ट एंजाइम को अटैच करेंगे, तो ये क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम ए प्रोडक्ट है और उसके साथ एंजाइम कौन सा यूज़ होगा, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज़ होगा। तो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम क्या करेगा, हाइड्रोजन को अगेन रिमूव करेगा और इसके दौरान हमें NAD के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, तो क्या बनेगा, NADH बन जाएगा। और यहाँ पर NADH जस्ट लाइक दी फर्स्ट स्टेप जो है जब FADH2 बन गया था तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर हुआ, तो ये भी NADH उसमें एंटर हो जाएगा, वहाँ पर ये यूटिलाइज होगा। सो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, NADH की फॉर्मेशन होगी बाय यूजिंग डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। तो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम ने क्या बनाया हमारे पास, NADH, और फर्स्ट वाले डिहाइड्रोजनेज ने क्या बनाया था, FADH2। तो इट इज़ दी थर्ड स्टेप कंप्लीटेड। तो रिज़ल्ट में हमें कौन सा प्रोडक्ट हासिल हुआ, बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम ए। बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम ए से असाइल कोएंजाइम ए सब में कॉमन होगा, ठीक है। उसके साथ क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी है और इसमें क्या है, बीटा कीटो है। बीटा हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से था और इसमें बीटा कीटो है जो है, इसमें कीटो ग्रुप अटैच हो गया है। कीटो क्या हो कि कीटोन्स जो होते हैं वो एक्चुअली क्या होता है, उसमें कौन सा ग्रुप होता है, कीटो ग्रुप होता है। तो बीटा कार्बन पर कीटो ग्रुप अटैच हो गया। तो बीटा कार्बन पर पहले क्या था, हाइड्रोक्सल था, अब यहाँ पर हाइड्रोक्सल की बजाय कीटो ग्रुप अटैच हो गया। डिहाइड्रोजनेस ने वहाँ से हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव कर दिया है, सो यहाँ पर बन गया है कीटो ग्रुप। सो इट इज़ कॉल्ड बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम ए।
बीटा कीटोसाइल कोएंजाइम ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड स्टेप ऑक्सीडेशन। सो फोर्थ स्टेप की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ द क्लीवेज। क्लीवेज क्या होती है? क्लीवेज एक्चुअली ब्रेक डाउन होती है। तो इसमें क्या होगा, बीटा कीटोसाइल कोएंजाइम ए की जो है क्लीवेज हो जाएगी दो ग्रुप्स में, ठीक है। और इसके लिए कौन सा एंजाइम यूटिलाइज होगा? दैट इज़ द थायोलेज एंजाइम। थायोलेज एंजाइम जो है इसमें कोएंजाइम एसएच को भी अटैच करेगा, ऐड करेगा और इसकी ब्रेक डाउन भी करेगा, ठीक है, यानी कि क्लीवेज करेगा। तो असाइल कोएंजाइम ए हमारे पास क्या था? एक्चुअली ये पिछले स्टेप में कौन सा प्रोडक्ट था? बीटा कीटोसाइल को ए। तो ये दो स्टेप्स में कन्वर्ट हो जाएगा क्लीवेज के बाद। और इसमें चूँकि कोएंजाइम ए एस एच ऐड हुआ है और इसमें असाइल कोएंजाइम ए हमारे पास पहले से भी था, लेकिन इसमें चूँकि दो चीज़ों ने बनना है तो दोनों के साथ असाइल कोएंजाइम ए अटैच होगा। तो ये जो पहला प्रोडक्ट बना है ये क्या है? यहाँ से इसकी ब्रेक डाउन हुई है, क्लीवेज यहाँ से हुई है RCH2 और इसके साथ ये वाला कोएंजाइम ए SH अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या अटैच हुआ? S कोएंजाइम ए। तो ये हमारे पास पहला प्रोडक्ट होगा, यहाँ पर इसकी क्लीवेज हुई। यहाँ से क्या रह गया? C डबल बॉन्ड O, ये फंक्शनल ग्रुप है और इसी के साथ CH2 और CO S कोएंजाइम ए, ये पहले से एसाइल ग्रुप जो था वो है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या कहाँ से स्टार्ट हुआ? CO और एसाइल कोएंजाइम ए। सो इट इज़ दी सेकेंड प्रोडक्ट। तो एक्चुअली में हमें अब बीटा ऑक्सीडेशन के दौरान किस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी? एसिटाइल कोएंजाइम ए की। एसिटाइल कोएंजाइम ए अब हमें हासिल हो चुका है और इसके साथ साथ हमें एसाइल कोएंजाइम ए भी हासिल हुआ, ठीक है। तो बीटा ऑक्सीडेशन इज़ कम्प्लीटेड इन द 4 स्टेप्स और जो हमारा टारगेट था एसिटाइल कोएंजाइम ए, बीटा ऑक्सीडेशन करके फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन करके हमें जो है रिक्वायरमेंट किस चीज़ की थी? एसिटाइल कोएंजाइम ए की। तो वो अब हमें हासिल हो चुकी है।